अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जावेदन क्लिक। मुझे आप जानते हैं जावेद अली। आज मैं आपको ले आया हूं जामिया मिलिया इस्लामिया के उस कोचिंग सेंटर में जहां से निकले हैं कई आईएएस और हर साल निकलते हैं। बहुत फेमस हो चुका है इस साल, तो मैं वहीं पे आ गया हूं आज। और इस वक्त मेरे साथ कैमरामैन के पीछे अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक शख्सियत हैं जिन्होंने इस साल 2019 का जो यूपीएससी रिज़ल्ट आया उसमें आईपीएस उनको मिला है, यानी यूपीएससी में वो कामयाब हुए हैं। तो चलिए उनसे मिलवाता हूँ मैं आपको, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं आपका। मैं चाहता हूँ अपने दर्शकों को, जावेदन क्लिक आप देख रहे हैं, आपका स्वागत है इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया। आकिब भाई मेरे साथ हैं। आकिब भाई अपना एक छोटा सा इंट्रो जो मेरे दर्शकों को। मेरा नाम मोहम्मद आकिब है। मैंने सिविल सर्विसेज 2019 के एग्ज़ामिनेशन में 579 रैंक अटेंड की है और उसकी वजह से मुझे अभी इंडियन पुलिस सर्विस एलोकेट किया गया है। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, संत कबीर नगर से, और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था जिसमें मैंने ये आईपीएस डिग्री हासिल की। आकिब भाई शुरुआती एजुकेशन कहाँ से हासिल किया आपने? जी, सबसे पहले मैं मतलब स्कूल एजुकेशन मेरी नवोदय से हुई है, जवाहर नवोदय विद्यालय से। तो उसके बाद में फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है आईआईटी मद्रास से। उसके बाद में फिर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ामिनेशन की तैयारी में लग गया था और फिर मैंने तीसरे अटेम्प्ट में सफलता हासिल की। आकिब भाई नवोदय काफ़ी अच्छे मंच हैं, खासकर उन बच्चों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, हॉस्टल एजुकेशन के मामले में। तो मैं नवोदय के बारे में आपसे थोड़ा सा ज़्यादा जानना चाहूँगा कि आप नवोदय से 6 में गए थे या 9th में गए, और नवोदय में रह के जो आपको मिला वो ऑनेस्टली क्या रहा? देखिए, एक्चुअली नवोदय एक इन माय ओपिनियन बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। स्पेशली जैसे क्या होता है कि जो काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनको मतलब जो ग्रामीण इलाके से रहते हैं उनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो नवोदय वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। एक तो वैसे बच्चे जो होनहार हैं और दूसरे ऐसे बच्चे जो वहाँ पे जाके भी होनहार हो जाते हैं, तो दोनों तरीके के बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ पे कॉम्पिटिटिव माहौल रहता है, वहाँ पे बच्चे जो होते हैं एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आप वहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोगों से, अलग अलग तरीके के लोगों से, नवोदय में जैसे एक प्रोग्राम है जो क्लास 9th में आप माइग्रेशन के लिए जाते हैं, तो उससे ना केवल आप अपनी स्टडीज़ के साथ साथ आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी सीखने को पाते हैं। और अगर आप क्लास 9th में कहीं दूसरे स्टेट में जाते हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में सीखते हैं, तो इससे जो आइडिया है एक भारत और श्रेष्ठ भारत का, वो बहुत ही अच्छे से प्रमोट किया जाता है नवोदय में। तो आई वुड से कि मतलब पढ़ाई तो एकदम अच्छी क्वालिटी की होती है, उसके साथ साथ में आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, आपकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग, ये सब पे ध्यान दिया जाता है। और उसके साथ साथ में आप बहुत सारे लोगों से, अलग अलग तरीके के लोगों से अलग अलग चीज़ें सीखने को पाते हैं। तो नवोदय एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म। माइग्रेशन पर हम ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं नवोदय को लेके खासकर। तो आकिब भाई आपने संत कबीर नगर नवोदय से की अपनी पढ़ाई? जी नहीं, मैं सिद्धार्थ नगर से किया था, जवाहर नवोदय विद्यालय सिद्धार्थ नगर से। जब मैंने उस टाइम स्टार्ट किया था तो संत कबीर नगर मतलब हमारे ज़िले में उस टाइम पे जो संत कबीर नगर ज़िले का नवोदय था उतना वेल स्टैब्लिश नहीं हो पाया था, तो उस टाइम हम लोगों ने सिद्धार्थ नगर से किया था। यूपीएससी पे थोड़ा अभी बात करेंगे। आपने 6 का एंट्रेंस दिया, पहला एंट्रेंस आई थिंक आपका वही रहा होगा जो नवोदय का रहा था। तो उसकी तैयारी बहुत सारे बच्चे करते हैं देश में, बहुत सारे माँ बाप चाहते हैं उनके बच्चे नवोदय में एंट्री पा जाएं। तो क्या एक्सपीरियंस देंगे आप उन बच्चों को जो नवोदय की तैयारी करते हैं 6 के लिए? देखिए, अगर हम मतलब काफ़ी दिन हो गए अब तो एग्ज़ाम दिए हुए, सो जितना मुझे याद है उसके हिसाब से आई थिंक कि मैथ्स जो होती है, मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे अनुपात समानुपात वगैरह आता था, एक एक नियम आता था जितना मुझे याद आ रहा है, और परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चंस आते थे। तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर आपको मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना है, और उसके साथ साथ में आपकी रीजनिंग जो होती है और हिंदी की एबिलिटीज़ ये चेक की जाती हैं। 3 चीज़ें होती हैं, सो तीनों पे बराबर होल्ड रखना होता है, क्योंकि क्या है कि लगभग 80 से 90 बच्चे सेलेक्ट होते हैं और माहौल काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है। सो लाइक इफ़ यू आर गिविंग योर 100%, सो आप ईजिली क्रैक कर सकते हो नवोदय के एग्ज़ाम को। बट हाँ, आपको मेहनत करनी होती है क्योंकि बाकी बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं उसके साथ साथ, आपके साथ साथ। नवोदय को लेके कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि बच्चे मतलब आप स्कूल वाली पढ़ाई तो कर सकते हैं बट कॉम्पिटिटिव के लिए आपको समय नहीं मिलता। जैसे कल्पना कुमारी ने 2018 में नीट टॉप किया, तो हाई स्कूल के बाद नवोदय छोड़ दिया था उन्होंने। तो कई लोग इस तरह के इंटरव्यू देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार नवोदय क्या कॉम्पिटिटिव के लिए ठीक रहेगा, या टीचर अच्छे से पढ़ाते होंगे क्योंकि गवर्नमेंट है वो। लेकिन कई लोग सलाह देते हैं, जैसे आपने भी दी, कि वहाँ पर जो रह के बच्चे आपस में जो कॉम्पिटिशन करते हैं वो, तो ऐसे गार्जियन के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं खुद मतलब क्लास 10 तक ही नवोदय में था। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे 11th और 12th का माहौल एकदम अच्छे से नहीं पता है कि नवोदय में क्या रहा है।
तो उसके हिसाब से मतलब मुझे जितना पता है, जितनी तक मैंने पढ़ाई की नवोदय में, मुझे बहुत ही एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला। सो मैं उस पे ही कहना चाहूँगा कि नवोदय मतलब एटलीस्ट जितनी पढ़ाई मैंने की है उसके लिए बहुत ही एक बेहतरीन मंच है, जहाँ पे आपको हर तरीके के, आप हर लेवल के एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी क्लास 10th के बाद से एग्जामिनेशन क्रैक करके ही फिर जेईई की प्रिपरेशन के लिए मैं जा पाया था। सो आई थिंक कि वो जो कुछ मैं उस टाइम तक था, क्लास 10th लेवल तक, पूरा कंट्रीब्यूशन जवाहर नवोदय विद्यालय का तो ही था। ये 11th में मतलब छोड़ने की क्या रीज़न रहा नवोदय? मुझे दिल्ली आना था, जेईई के लिए प्रिपरेशन करनी थी। ठीक है। तो मेरा कहीं से स्कॉलरशिप मुझे मिल रही थी, तो उसके रिगार्डिंग मैं फिर दिल्ली आ गया था। ये जामिया में जो यूपीएससी की कोचिंग की है आपने आरसीए, यहाँ का सफ़र ये कैसे आया आप यहाँ इधर? मैं लास्ट ईयर यहाँ पे आया हूँ, मेंस के पहले, मेंस एग्जामिनेशन के पहले। सो यहाँ पे आने के लिए मतलब मैं इससे पहले दिल्ली में दूसरी जगह दोस्तों वगैरह के साथ रहता था। सो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। सेम जैसे जो नवोदय में आपको माहौल मिलता है, वैसा ही माहौल आपको जामिया में भी मिलता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग अलग तरीके के बच्चे मिलेंगे आपको। जो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो प्रीलिम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मेंस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो इंटरव्यू दे चुके हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड होते हैं, जो कि यहाँ पे रहते हैं क्योंकि उनको अपनी रैंक इंप्रूव करनी होती है। सो इससे आप लाइक यू कैन लर्न फ्रॉम देम एट एवरी स्टेज। जो भी आप जिस भी स्टेज में हो अपने लाइफ के प्रिपरेशन के, सो आप उनसे सीख सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ की फैकल्टीज़ जो हैं वो भी काफ़ी सपोर्टिव होती हैं इन जनरल। तो क्या होता है कि आप बहुत सारे गाइडेंस, आपको अच्छे अच्छे गाइडेंस मिल जाते हैं। आपको सीनियर्स के थ्रू, ऐसा सीनियर जूनियर जैसा माहौल ही नहीं है। आपको हर तरीके का मतलब किसी से भी आप लाइक पीपल आर सो अप्रोचेबल, आप जाके उनसे कोई भी बात कर सकते हैं, आपको जिस चीज़ की भी रिगार्डिंग बात करनी होती है। तो इसलिए क्या है, मेरे हिसाब से इट प्रोवाइड्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप हर तरीके से सीख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, इन्होंने यहाँ के माहौल की बात की, तो मेरे लिए सबसे पहला एग्जाम्पल खुद आकिब भाई हैं। मुझे ये गेट पे मिले हैं और आसानी से मुझे अवेलेबल हो गए हैं। तो ये जो बात कह रहे हैं मैंने खुद अनुभव कर लिया कि आकिब भाई, आप बात तो आपसे आरसीए पे ही करनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आरसीए के बारे में जानना चाहते हैं और मैं भी आरसीए के बारे में जानने आया हूँ। बट आपने चूँकि टेस्ट निकाले हैं, मैंने 6 पे बात की, तो यहाँ आने से पहले आपने ग्रेजुएशन किया, इंजीनियरिंग की है, वो कहाँ से किया आपने? अब मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग आईआईटी मद्रास से किया है जी। तो मैंने वहाँ से किया। तो प्रिपरेशन की वजह से आप नवोदय छोड़ के दिल्ली आए थे? जी कह सकते हैं, मतलब कि मतलब चूँकि मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी, सो मैंने सोचा कि एक थोड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है जहाँ पे मैं जाकर के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में और तैयारी कर सकता हूँ। आईआईटी आपने किस चीज़ से की? मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। सॉरी, आपने बता दिया था। अब आप बात करते हैं थोड़ा आरसीए पे। आरसीए के लिए आपको किसने मोटिवेट किया? आपको कब पता चला और पता चलने के कितने दिन बाद ही आपने इधर की? जब मैं इससे पहले मतलब जैसे मैंने 2019 में मेंस लिखा, उससे पहले मैंने 2017 में जब मेरा पहला अटेम्प्ट था तभी मैंने मेंस लिखा था। बट मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट आरसीए के बारे में तब तक पता नहीं था। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने वो अपॉर्चुनिटी एक तरीके से मिस कर दी थी। तो लेकिन उसके बाद में इस साल मेरे कुछ दोस्त थे जो उससे पहले आ चुके थे आरसीए में, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा माहौल है, अगर लाइक इफ़ आई वांट टू कम देन आई कैन कम। सो यहाँ पे 2 तरीके से होते हैं, या तो आप एग्ज़ाम के थ्रू आएँ या तो आप प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन क्लियर कर लें। सो मेरा जब प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन 2019 में क्लियर हो रहा था, तो फिर जब एग्ज़ाम क्लियर हो गया, फिर मैं आके यहाँ पे बात किया उसके रिगार्डिंग। फिर जो एग्जामिनेशन का मतलब जो एडमिशन का प्रोसीजर है, उसके तहत फिर मैं यहाँ पे एडमिशन हुआ। फिर आई थिंक कि मतलब आने के बाद में जो मुझे चेंजेस ऑब्जर्व हुए अपने आप के प्रिपरेशन में, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि आप मोर और लेस आई वॉज प्रिपेयरिंग इन आइसोलेशन। सो क्या हो रहा था कि मुझे लगता था कि जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ सही तरीके से कर रहा हूँ, बट यहाँ पे आपको अपनी खामियां भी नज़र आती हैं और दूसरे लोगों से मोटिवेशन भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आपको लगता है आप यहाँ पे लैग कर रहे हो, सो आप वहाँ पे इंप्रूव करना चाहते हो। यहाँ पे जैसे आप प्री होता है तो प्री का मेन डेली टेस्ट होता है, तो आप वहाँ पे देख करके आपकी परफॉर्मेंस दिखेगी तो आप वहाँ पे इंप्रूव करना चाहते हो। सेम सिचुएशन मेंस का भी होता है। जब आप मेंस का होगा तो डेली टेस्ट होते हैं, उसके साथ साथ में डेली टेस्ट के साथ में फिर बाद में जब एग्जामिनेशन करीब आता है तो फुल टेस्ट होने लग जाते हैं। सो उस मैटर पे भी आई थिंक कि मतलब एक अच्छी पॉजिटिव कंपटीशन जो होता है वो दिखता है। उसकी वजह से बच्चे मतलब एक दूसरे से सीख पाते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हैं। फिर फाइनली जब आप इंटरव्यू स्टेज में होते हो, सो आई थिंक कि थोड़ा अच्छा एक मतलब जो मतलब ऑलरेडी ऑफिसर्स लोग हैं उनसे इंटरेक्शन का मौका मिलता है, जिनसे आप लाइक इट हेल्प्स इन बिल्डिंग योर पर्सनैलिटी। तो इसकी वजह से जब हम लोग जो ऑफिसर्स होते हैं यहाँ पे सर वगैरह अरेंज करवाते हैं, तो बड़े बड़े ऑफिसर से मिलते हैं, तो उनसे पता चलता है, सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है उनसे। तो वो भी प्लेटफॉर्म एक इंटरव्यू की प्रिपरेशन में भी हेल्प करता है। आप खुद एक इंजीनियर और कहते हैं कि इंजीनियर के लिए यूपीएससी निकालना सबसे ज़्यादा एक आसान पड़ता है, ऐसा कहते हैं, कितनी सच्चाई है? आई थिंक कि ऐसे जनरलाइज़ करना कि एक इंजीनियर के लिए या एक डॉक्टर के लिए या एक कोई ऐसा बंदा जो आर्ट में है उसके लिए यूपीएससी निकालना आसान है या टफ है, ऐसे जनरल स्टेटमेंट आई थिंक कि मेरे ओपिनियन में सही नहीं है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनल कैपेसिटी। इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है
कि वो कितनी मेहनत डाल पा रहा है और फिर वो किस लगन से कितने सही डायरेक्शन में मेहनत डाल पा रहा है। सो फाइनली जो सक्सेस होती है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करती है। सो एज एन इंजीनियर निकाल पाना, आई थिंक इंजीनियर्स लोगों को कुछ चीज़ें आसान भी होती हैं उनके लिए और कुछ चीज़ें टफ भी होती हैं। तो आसान इन द सेंस ऐसे होती है, थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स रहती हैं, तो उस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो। बट टफ़ इन द सेंस क्योंकि हम लोग के पास प्रैक्टिस नहीं होती है आंसर राइटिंग स्किल्स की, तो इसके लिए हमारे लिए एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना होता है। सो दोनों चीज़ें होती हैं, आपको हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स मिलते हैं, कुछ ना कुछ चैलेंजेस मिलते हैं। सो उन पॉजिटिव्स को ध्यान में रखते हुए चैलेंजेस से डील करना होता है। वो तो मतलब हर फील्ड में होता है लाइफ के। तो सेम यहाँ पे भी सिचुएशन है कि हर फील्ड के जो भी बंदे आते हैं, मतलब जो भी बच्चे हैं, जो भी लड़कियाँ हैं, सब लोग अपने हिसाब से मेहनत करते हैं। और बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि जो पूरी लगन से मेहनत करते हैं बट नहीं हो पाता है। आई थिंक कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कि डिज़र्व भी करते हैं। सो चीज़ें होती हैं, मतलब थोड़ा हो जाता है, एग्जामिनेशन है कि कुछ लोग पूरी मेहनत से करते हैं बट नहीं हो पाता है, वो भी चीज़ें हैं। सो आई थिंक कि इसमें कुछ कहना कि किसी के लिए आसान है या किसी के लिए टफ़ है, बहुत मुश्किल चीज़ है ये। बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि आरसीएस चूँकि जामिया में है तो जामिया के खुद बच्चे एंट्रेंस देते होंगे और चूँकि उनके आसपास है, उन्हें पहले से गाइडेंस मिलती है, तो जो कंपटीशन रहता होगा वो जामिया वाले भारी पड़ते होंगे। तो आप चूँकि यहाँ हैं तो मैं जानना चाहता हूँ क्या ऐसा है या मोस्टली बाहर के बच्चे ही ज़्यादा तवज्जो देके वही ज़्यादा बीट कर जाते हैं? हाँ, ऑनेस्टली मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं मतलब ज़्यादा दिन तक यहाँ रहा नहीं हूँ। तो मुझे उसके हिसाब से पता नहीं है कि कितने बच्चे जामिया के यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं, कितने बच्चे बाहर के। सो मेरे लिए कुछ कमेंट कर पाना इस पे बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, थोड़ा एक मस्ती भरा सवाल करते हैं। आप नवोदय में भी पढ़े हैं तो पढ़ाई के साथ बहुत मस्ती होती है, वहाँ थालियाँ बजाते हैं बच्चे, खाना खाते हैं, एक अलग मतलब अभी यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि पीछे क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके ही साथी जो हैं कुछ उसमें से खेल रहे हैं। तो ये जो मस्ती वाला माहौल है, बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं और पढ़ते ही रहना पड़ता होगा, जाके एकदम अलग ही चश्मा लग जाएगा। तो क्या है वो थोड़ा मस्ती वाले पलों के बारे में बताइए आरसीए से रिलेटेड। आरसीए से आई थिंक कि हर जगह होता है, मतलब जैसे क्या है, मैं मोस्टली मेरी हॉस्टल लाइफ ही रही है क्लास 6 के बाद से ही। सो मतलब एक तो फैमिली होती है बट आप जब हॉस्टल में जीते हो तो आप एक तरीके से एक नई फैमिली बना लेते हो। आपके बहुत ऐसे ऐसे दोस्त बनते हैं जो मतलब लाइफ टाइम के लिए हो जाते हैं। सो हर तरीके से मतलब आप देखो आप पढ़ाई पे तो फोकस करते ही हो, लेकिन उसके साथ साथ में फिर आप जो एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होती हैं आपका परफॉर्मेंस डिसाइड करने में कि आप पढ़ाई में कैसा करोगे। आप कभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ाई नहीं कर सकते हो, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मतलब आप पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ों में इन्वॉल्व रखो खुद को। बट हाँ, यही होता है कि हमको खुद के ऊपर डिसिप्लिन रखना पड़ता है कि कैसे किस हिसाब से हम कितना टाइम देना चाह रहे हैं पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा चीज़ों को। तो हमको वही ध्यान में रखना होता है। अब जैसे नवोदय में थे तो नवोदय में हो जाती थी बहुत सारी, जैसे होती थी क्लस्टर्स वगैरह होते थे, क्लस्टर के प्रोग्राम होते थे जिसमें जाते थे हम लोग बास्केटबॉल वगैरह खेलने के लिए, बहुत सारी स्पोर्ट्स खेलने के लिए। यहाँ पे भी जैसे अभी जो सक्सेस पार्टी हुई थी, कुछ अभी नहीं, मतलब इस साल तो हो भी नहीं पाई थी, बट हर साल होती है सक्सेस पार्टी होती है क्योंकि कोविड वगैरह की वजह से हो नहीं पाई। सो वरना सक्सेस पार्टी होती है जहाँ पे सीनियर्स आते हैं और जो लोग का सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो लोग पार्टी देते हैं, फिर साथ में खाना वगैरह होता है, बहुत अच्छे से होता है। सो हर चीज़ें हैं, मतलब बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और थोड़ा टाइम पास भी होता है, अच्छा होता है। तो दोस्तों से याद आया, आपके कितने यहाँ पे जो करीबी दोस्त हैं जो आप कह रहे हैं आप लाइफ टाइम बन जाते हैं, जी। नाम जानना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, मतलब जैसे फैसल है, रोमान है यहाँ पे, और मेरा रूम पार्टनर वगैरह भी हैं, अदनान वगैरह भी हैं। तो बहुत सारे दोस्त हैं, दानिश है, जमा है, तो मतलब कुछ नवोदियन दोस्त जो जिनकी याद आती है अभी भी? हाँ, बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे, अमन है, संदीप है, आरिफ है, काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं। आप क्लास में नवोदय में आपकी क्या परफॉर्मेंस थी रैंक वाइज? अब तो पता ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, बच्चों को कई बार लगता है कि ये टॉपर रहे होंगे ज़रूर, तो जो बीच वाले बच्चे होते हैं उनके लिए ज़रूरी है ये सवाल। नहीं, ऐसे मतलब बहुत सारे एग्जामिनेशन होते थे जिसमें कोई और बच्चा परफॉर्म करता था, कुछ एग्जामिनेशन में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती थी। सो ऐसे कह पाना कि हाई स्कूल में आपकी क्या रैंक थी नवोदय में क्लास में? हमारे साल ग्रेडिंग हो गया था एक्चुअली पैटर्न। सो कोई रैंक जैसा सिस्टम था ही नहीं, तो उसमें परसेंटेज वाला सिस्टम था नहीं, तो ग्रेडिंग का सिस्टम था। सो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सी रैंक थी, क्योंकि काफ़ी बच्चे थे तो उसमें ग्रेड्स काफ़ी के कॉमन थे, 9.6 से कुछ लोगों के 9.4 थे, तो उस पर कहना कुछ मुश्किल होगा। आगे भाई आपका मीडियम क्या रहा यूपीएससी में? इंग्लिश मीडियम था। और जो आपका सब्जेक्ट है? मैंने जो मतलब जिससे इंजीनियरिंग किया था उसी के थ्रू किया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरा ऑप्शनल था। और इंजीनियर ने जो दूसरे वाले सब्जेक्ट होता है, जो अलग पेपर होता है, उसमें खासकर मतलब कहते हैं आर्ट वाले बंदे कमाल करते हैं, उसमें कैसे मैनेज किया? एक्चुअली आंसर राइटिंग की स्किल्स थोड़ी डेवलप करनी पड़ती हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल होता है, बट धीमे धीमे प्रैक्टिस से एक्चुअली हो जाती हैं चीज़ें, इतनी टफ भी नहीं होती हैं। सो आप जब लिखते हैं तो मोर और लेस हो जाती हैं। स्टार्टिंग में थोड़े चैलेंजेस होते हैं, बट यूपीएससी का एक एक्सपेक्टेड पैटर्न होता है, काफ़ी क्लियर गाइडलाइंस भी हैं, तो उस मामले में तो धीमे धीमे करके जब आंसर राइटिंग करते हैं तो उसके हिसाब से इंप्रूवमेंट हो जाती है। आपके शौक़ क्या हैं?
काफ़ी सारे शौक़ हैं आई थिंक। क्रिकेट खेलना है, बास्केटबॉल खेलना है, दोस्तों से बातें वगैरह करना भी हो जाता है। क्रिकेट अच्छी खासी खेल लेते हैं? मतलब अब तो हर आदमी को वैसे ही लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म कर लेता है, मतलब अच्छी खासी नहीं, मतलब हाँ ठीक ठाक खेल ही लेते हैं। जैसे हाई स्कूल के दिनों के दौरान कई बार बच्चे चाहते हैं यार क्रिकेट में ही कुछ कर लूँ, तो इस तरह का डाइवर्जन हुआ था दिमाग में? बहुत बच्चे होते हैं कि यार क्रिकेट में आकर्षण बहुत होता है, तो उन चीज़ों की तरफ भी चले जाते हैं, ट्रायल देना ये सब किया क्या? देखो, हमारे मतलब इंडिया में एक जनरल ये है कि मतलब क्रिकेट बहुत उससे देखा जाता है, बहुत लोग पैशनेटली फॉलो करते हैं। सो जब हम लोग भी छोटे थे तो सबको मन होता है कि क्रिकेटर ही बनना है। हाँ बट इट डिपेंड्स कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, वो कैपेसिटी है, सो इट इज़ ऑलवेज़ गुड, क्योंकि इंडिया को जैसे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है वैसे ही अच्छे क्रिकेटर्स की भी ज़रूरत है। अभी हमारे पास कोहली हैं बट आगे ना होंगे, तो ज़रूरी है कि जो जिनके पास टैलेंट है वो हिडन टैलेंट्स बाहर आएँ। बट आई थिंक कि अगर मतलब आपको केवल एक्साइटमेंट है क्रिकेट के लिए, सो जिस चीज़ में आपका टैलेंट है उस चीज़ में करिए और साथ में अपनी हॉबीज़ को भी कंटिन्यू करिए, खेलते भाई रहिए। मेरे चैनल को बहुत सारे नवोदियन देखते हैं, क्योंकि मेरा खुद नवोदियन मतलब बहुत बच्चों से डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट है। तो नवोदय में जो क्रिकेट खेली जाती है ना, बहुत मस्ती करते हैं, टूटे बैट और सब। थोड़ा मतलब अपने वाले दिन बताइए कुछ अपने। मैं चाहता हूँ आप टच हो जाएं उन बच्चों से, उनको भी लगे कि आईपीएस जो होता है ना वो ऐसे ही गुजर के जाता है, मतलब जो हम कर रहे हैं वही है, कुछ इस अलग से नहीं। कुछ ऐसा बताइए जो मतलब आर्टिफिशियल सा ना लगे, नहीं। एकदम नेचुरल कुछ बातें। देखिए मतलब एक्चुअली क्या होता है, जो नवोदय में जितने भी बच्चे होंगे उनको मोस्टली पता होता है कि डॉर्मेट्री होती है। सो जनरली हम लोग वेट करते थे कि हमारे जो भी वार्डन साहब थे वो सो जाएं, उसके बाद में डॉर्मेट्री के अंदर ही खेलना होता था। तो कई बार तो ऐसे होता था कि बॉल जो है दोनों डॉर्मेट्री के बीच में से हम लोग शॉट खेलते थे और वो वार्डन के घर के अंदर चली जाती थी। तो फिर नेक्स्ट डे वेट करना होता था कि मतलब मैम उठेंगी, फिर उनसे मांग देंगे, तो कभी बॉल मिलती थी, कभी डांट पड़ती थी। फिर बहुत सारे कई बार तो कांच भी टूटती थी। सो इन जनरल तो बहुत कुछ हुआ है नवोदय में भी, मतलब फिर हॉस्टल वाइज हर कोई भी ऐसा आई थिंक कि सैटरडे या संडे नहीं बीतता था कि जिसमें मतलब इंटर हॉस्टल मैचेस ना होते थे। जैसे हम लोग का हॉस्टल शिवालिक था, तो दूसरे हॉस्टल थे और उदयगिरी था, नीलगिरी था, रावली था, तो उसमें मैचेज होते थे। पूरा मतलब जैसे कंपटीशन टाइप का वो रहता था। और जनरली नवोदय के बच्चे ये वेट करते हैं कि मतलब कि फ्राइडे के दिन के बाद से वेट चलता है कि सैटरडे को फिर प्लानिंग चलेगी कि कैसे अगले दिन मैचेस होंगे, कौन पिछली बार ठीक परफॉर्मेंस किया था तो अगले में कैसे किसी और को लाया जाए या नहीं लाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें तो इन जनरल होती रहती हैं। क्रिकेट में ही नहीं होता है केवल, बास्केटबॉल में होता है, खो खो होता था, खो खो बहुत अच्छे लेवल पे होता था, वॉलीबॉल होता था बहुत अच्छे ट्रायल लेवल होते हैं वहाँ पे, आपने दिया कभी कोई ट्रायल? जी होते हैं, मतलब क्योंकि हॉस्टल वगैरह की तरफ से खेलते थे। मैं बास्केटबॉल के लिए खेलने गया था क्लस्टर। हाँ क्रिकेट में मेरा उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। फिर मैं आईआईटी में जाकर के मतलब एनएसओ में हम लोग का सिलेक्शन हुआ था क्रिकेट के लिए। हाँ तो इन जनरल तो नवोदय में बहुत सारे ऐसे माहौल मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि जहाँ पे आप बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हैं और साथ में पढ़ाई भी कर सकते हैं। असेंबली होती है सुबह को नवोदय में, उसमें बच्चों को बोलना होता है अलग अलग, तो कुछ बच्चे डरते हैं, नहीं जाते हैं सामने, बाद में जाके अच्छे स्पीकर बन जाते हैं। आपकी क्या कहानी रही? हाँ जी, डर तो सबको लगता है बोलने में पहली बार। तो हम लोग को भी जैसे प्लेज होता है तो काफ़ी लंबा सा होता है नवोदय का जो प्लेज है, तो उसको बोलना थोड़ा मुश्किल भी होता है, याद रखना क्योंकि पड़ता है। तो बट लेकिन इन जनरल एक दो बार आप बोलो तो फिर धीमे धीमे करके माहौल मिल जाता है आपको। फिर इवन मैं जब तक आईआईटी में गया हूँ तब भी मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बोल नहीं पाता था बिल्कुल भी। और इंग्लिश तो इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मतलब बहुत मुश्किल होती थी बोलने में, क्योंकि मैं क्लास 9 तक 8-9 तक हिंदी मीडियम ही था। उसके बाद में फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश मीडियम से सीखा है। तो इवन आईआईटी तक मैं चला गया तब भी मुझसे नहीं हो पाती थी इंग्लिश, बहुत मुश्किल होती थी। फिर धीमे धीमे करके इम्प्रूव करना पड़ा, फिर धीमे धीमे करके बातचीत करते हुए दोस्तों से। आकी भाई ये जो इंग्लिश मीडियम शब्द आया, इंग्लिश ख़राब, इस पे फिल्में भी बन चुकी हैं। और ये जो कैमरामैन मेरे पीछे है ना, एएमयू में पढ़ते हैं ये, और ये सीधे इसी गाँव से उठा के सीधे तैयारी करके एएमयू पहुँचे हैं, मेरे पास ही पढ़े हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्ट का है और बहुत बच्चों के लिए इंटरेस्ट की चीज़ है। जो आपने इंग्लिश की बात कही, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी 8वीं तक, तो ये कैसे अच्छी करनी चाहिए ऐसे बच्चों को जिनकी इंग्लिश सुनते ही हवा ख़राब हो जाती है, जैसे कैमरामैन हमारे पीछे? एक्चुअली मतलब अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि इंग्लिश बहुत अच्छी है, बट हाँ इतनी है कि मतलब चीज़ों को डील किया जा सकता है अच्छे लेवल पे। सो उस पर्सपेक्टिव से जैसे नूरुल हसन जो है आईपीएस, उन्होंने भी ये बात अपनी अंग्रेजी को लेके बहुत अच्छे से बताई है लोगों को, तो मैं चाहता हूँ आप भी बताएं। जैसे क्या होता है कि मुझे अभी भी याद है कि जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, सो हम लोगों को लाइफ स्किल्स का कोर्स होता है जिसमें आपकी जो लाइफ से रिलेटेड जो भी स्किल्स होती हैं उसमें डिस्कशन होता है, कुछ पढ़ाया जाता है, कुछ एक्टिविटीज़ मिलती हैं। कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, उसमें हमारी लाइफ स्किल्स की क्लास थी और कम्युनिकेशन के ऊपर क्लासेस थी। सो मैम ने बोला था कि किसी एक बच्चे को चूज़ किया जाएगा जो बोलेगा।
सो मुझे लगा कि अगर मैं अपनी मतलब नज़र नहीं मिलाऊंगा तो मैम मुझे चूज़ नहीं करेंगी, बट मैं उसी डर की वजह से नज़र नहीं मिला रहा था और मैम ने मुझको ही चूज़ किया और उन्होंने मुझे ही खड़ा किया बोलने के लिए। चोर की दाढ़ी हाँ, में वही चीज़ हुई और उसके बाद में उन्होंने जब बुला के मुझे खड़ा किया तो जो टॉपिक मिला था मुझे अभी भी याद है, चेस पे बोलना था और मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या बोलूँगा। तो मैंने बस इतना स्टार्ट किया, देयर आर 2 किंग्स, देयर आर 2 क्वींस, टोटल 8 सोल्जर्स आर देयर, टोटल 16 सोल्जर्स, जो भी मन में आया बोल दिया उस टाइम पे। तो थोड़ा सा जो स्टार्टिंग में झिझक रहती है ना वो निकल गई एक बार के लिए। जब बोलना स्टार्ट करो तो झिझक निकल जाती है। और क्या होता है ना, इसमें दोस्तों का रोल थोड़ा सही रहता है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्त थोड़े मतलब ऐसे होने चाहिए कि जो आपकी जो सही कुछ कर रहे हो तो उस पर अप्रिशिएट करें, और अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो मतलब उस चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हाँ भाई ये चीज़ गलत हो रही है या कुछ भी। और इससे मतलब क्या होता है, सीखने को आपको मिल जाता है धीमे धीमे। फिर न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते एक्चुअली ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट हुआ है न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते हुआ है। न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते थोड़ा मूवीज़ देख करके हुआ है, इंग्लिश की मूवीज़, क्योंकि पहले तो बिल्कुल नहीं समझ में आती थी, फिर बाद में इंग्लिश लैंग्वेज में मूवीज़ देखते थे, धीमे धीमे समझ में आने लग गई। तो इसी सब के थ्रू इम्प्रूवमेंट हुआ। लीड लगा के गाने सुनते हो? नहीं, बहुत मुश्किल से, मुझे गाने में उतना इंटरेस्ट नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। गज़ल वगैरह? नहीं, मतलब इन जनरल म्यूज़िक में थोड़ा कम इंटरेस्ट है। जब आपका सिलेक्शन हुआ एकदम से खुशी हुई होगी, तो उस दिन फैमिली में, क्योंकि फैमिली पे कई बार फैमिली मतलब एकदम थोड़े इकोनॉमिक लेवल पे ऐसे नीचे रहते हैं, गांव में खासकर, आप गांव में रहते हैं ना, जी। तो मम्मी अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो एक अलग सा माहौल होता है। शहर के लोग जो पढ़ी लिखी फैमिली है वहाँ सिलेक्शन होना एक थोड़ा सा गुजर जाता है इजीली, मगर बहुत खुशी होती है जहाँ आप गांव से जुड़े होते हैं। तो वो पल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब आपका सिलेक्शन हुआ आप कहाँ थे और घर पे किस तरह खुशियाँ मनाई गई, और क्या अम्मी को एहसास है, अम्मी पापा को, कि आप क्या बने हैं? क्योंकि हमारे फिरोज आलम सेलेक्ट हुए हैं हमारे वहाँ से, तो बस अम्मी को इतना पता है कि हाँ बहुत बड़ा बना है, पर ऐसे मतलब पता नहीं है। और गांव में एक ने तो ये कहा कि ये तो पहले भी पुलिस में था, अब भी पुलिस में है, तो क्या फ़र्क बना, उन्हें नहीं पता ACP क्या, बस हाँ थोड़ा और बड़ा बन गया। तो वो खुशी के पल किस तरह के थे? एक्चुअली मतलब उसको ऐसे कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उस टाइम वो जो फीलिंग होती है उसको एक्सप्रेस कर पाना शब्दों में थोड़ा मुश्किल होता है। तो इन जनरल मैं उस टाइम घर पे ही था जिस टाइम रिज़ल्ट आया था। सो मतलब वेट भी कर रहे थे हम लोग कि रिज़ल्ट आने वाला है। तो मैंने ये बता रहा था कि शाम तक रिज़ल्ट आएगा मोस्ट प्रॉब्ली। थोड़ा लोग गेस करते रहते हैं कि अब आएगा, बट रिज़ल्ट आ गया था। मैं अपनी छोटी बहन के साथ बैठा हुआ था। फिर मैं गया, जब रिज़ल्ट आ गया तो देखा, जब लिस्ट में नाम था तो फिर मैं जाके पहले मतलब मेरी अम्मी खाना खा रही थी, मुझे अभी भी याद है, और फिर मैं जाके उनको मतलब मैंने हक किया। उसके बाद में फिर मैं कुछ बोला नहीं, मैं उसका खाना ख़त्म कर लेने देता हूँ। फिर उन्होंने मुझसे ऐसे ही पूछ लिया कि क्या हुआ, तो मैंने मैं बहुत आराम से एकदम बोला कि हाँ सिलेक्शन हो गया है। फिर खाना वगैरह कहाँ ही खाया जाएगा उसके बाद में। हाँ, ये चीज़ आपने सही बोली कि मतलब अम्मी वगैरह को अभी भी एकदम ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली क्या रोल प्ले करना है, तो वो चीज़ तो रहती है। बट लेकिन ये ज़रूर, जैसा आपने ऑलरेडी बताया, वो चीज़ रहता है कि हाँ कुछ बने हैं। तो मेरी अम्मी तो अभी भी पूछती हैं कि अब जब बन गए हो तो फिर से क्या तैयारी कर रहे हो। तो वो भी थोड़ा होता है, बट लेकिन माँ बाप का वही चीज़ है, रोल बहुत अहम होता है हमेशा लाइफ में। सो उसके रिगार्डिंग मतलब जितनी मेहनत मतलब वहाँ पे रह कर के ऐसे सपने देखना और उन सपनों को पूरा करवाना, उसके रोल में मतलब जो माँ बाप का रोल है उस चीज़ के, उसमें वो कभी भी नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। आपके पेरेंट्स उन खुशनसीब पेरेंट्स में से रहे हैं आकिब भाई, जिन्होंने शुरू से ही आपको 6 से फिर IIT जाना, यानी आपका सिलेक्शन वो देखते रहे हैं, तो एक जनरलाइज हो गई है उनको, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं उछलेंगे वो। बट बहुत माँ बाप ऐसे हैं जो टेस्ट दिलाते रहते हैं, आज भी जामिया में 6 का टेस्ट चल रहा है, बहुत सारे गार्जियन बाहर बैठे हैं, दुआ मांग रहे हैं, कोई दरूद शरीफ पढ़ रहा है, तो सफलता नहीं मिलती आसानी से। तो उन गार्जियन के लिए आपका क्या मैसेज है, ताकि वो आपकी बात सुनकर उनको हौसला मिले, जिनके बच्चे बहुत दिन तक असफल ही होते रहते हैं और अभी भी सफल नहीं हुए हैं? देखिए मतलब आई थिंक कि ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे मेरी लाइफ में भी सक्सेस हमेशा एकदम फॉर ग्रांटेड या तुरंत आ गई है। मैंने भी बहुत सारी फेलियर्स का सामना किया। जैसे मेरा खुद, जैसा मैंने बताया, मेरे तीसरे अटेम्प्ट में हुआ है, तो यानी मेरे पेरेंट्स ने भी उस टाइम पहले 2 अटेम्प्ट्स में मेरे फेलियर्स देखे थे। मैंने जैसे JEE जब हुआ था, एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर किया था। पहले अटेम्प्ट में भी मेरा हुआ था, बट रैंक उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने ड्रॉप ले लिया था। तो उस रिगार्डिंग मतलब मेरे भी पेरेंट्स ने बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं। तो क्या होता है कि हमको आई थिंक कि पेरेंट्स का उस टाइम पे रोल बहुत अहम होता है। मुझे अभी भी याद है, मेरे अब्बू हमेशा ही कहा करते थे कि मतलब मुझे इतना भरोसा है कि कोई भी एग्ज़ाम होगा तुम निकाल लोगे। ये चीज़ रहती थी उनकी हमेशा से साथ में। उनको ये पता था कि मतलब आज नहीं तो कल निकलेगा इंशाल्लाह। तो उसी चीज़ के लिए वो उन्होंने हमेशा साथ दिया। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मतलब तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब देखो खुशियों में शामिल ना हो पाओ कोई ज़रूरी नहीं है, बट जब बच्चों का टफ फेज चल रहा हो तो पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम आप उनका साथ दो। सो वो मेरे पेरेंट्स ने मतलब बहुत अच्छे से किया।
सो उसके लिए तो मतलब मैं हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगा उस चीज़ का। तो मैं बस पेरेंट्स से इतना ही या उन बच्चों से भी यही कहना चाहूँगा कि मतलब अगर कभी भी फेलियर्स आते हैं तो ये बहुत ही लाइफ का मतलब इन जनरल बहुत ही सिंपल सा रूल है कि जिसमें आएंगे ही फेलियर्स। सो हमको उनसे मतलब डरना नहीं है, झुकना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि अब आगे फेलियर्स नहीं आएंगे या सक्सेस नहीं मिलेगी आगे। ठीक है, हमेशा फेलियर्स ज़रूरी नहीं कि एक के बाद अगली बार सक्सेस मिलेगी। बहुत बार होता है कि 2-3 बार फेलियर्स आती हैं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जिसमें लोगों को मतलब कई सारे अटैम्प्ट लगे हैं, मेरे में खुद में लगे हैं अटैम्प्ट्स। सो उस हिसाब से हमको मतलब फेलियर से डरना नहीं होता है और पेरेंट्स का साथ, दोस्तों का साथ बहुत ज़रूरी होता है उस टाइम पे। तो उसमें मतलब मेरे दोस्तों का रोल और पेरेंट्स का रोल बहुत अहम रहा, तो जिसकी वजह से मतलब मैं इस मुकाम पे हूँ और इंशाल्लाह और आगे अच्छा करूँ। आपके ये पापा आपकी खेती करते हैं, तो छुट्टी में नवोदय से जाते होंगे। अब तो आपको उसके बाद तो टाइम नहीं मिला है, आपका पूरा एक पढ़ाई में बहुत टाइम लगा है। तो गांव जाते हैं, चूँकि आप गांव से जुड़े हुए हैं, तो छुट्टी होती है, जंगल भी जाते हैं। कभी डोल वोल बनवाएं खेत में? मतलब आपकी खेती से जुड़ा हुआ कोई एक्सपीरियंस? हाँ, मतलब मैं जैसे जाता था खेत वगैरह में, बट मेरी मतलब जैसे अबू थोड़ा सा मुझे कोशिश करते थे कि मैं जब घर पे रहूँ तो आगे आने वाली जो क्लासेस हैं उनके लिए कुछ तैयारी कर सकूँ। तो वो चाहते थे, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, जितनी घर की जिम्मेदारी होती थी वो लेते थे। वो नहीं चाहते थे कि मेरा डिस्ट्रैक्शन, मतलब मैं किसी और तरीके से डिस्ट्रैक्ट हूँ। तो उस मामले में मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा। वो जो कम रहा, थोड़ा बहुत खेतों से जुड़ाव, मैं उन बच्चों को रिलेट करना चाहता हूँ दरअसल आपसे, जो जाते हैं। जी, जी। जैसे मैं रहा हूँ, मतलब यही चीज़ है कि मैं गाँव में ही रहा हूँ हमेशा से ही। तो जब भी मैं जाना होता है, अभी भी जैसे मैं जाऊँगा तो गाँव पे ही जाता हूँ, क्योंकि हम लोग पूरा अभी प्रॉपर गाँव में ही रहते हैं। और जब क्या नाम है आपके गाँव का? पोखर बिटवा नाम है। बहुत ही मतलब काफ़ी रिमोट गाँव है, काफ़ी अंदर है एकदम। तो उस हिसाब से मतलब पूरा एकदम पूरा रूरल बैकग्राउंड है। और अभी भी जाते हैं हम लोग, तो वेट करते हैं कि खेत कट जाएगा तो कहीं मैच खेलने के लिए जगह मिलेगी। ठीक है, तो वो सब चीज़ें अभी भी हैं, इस उम्र में भी हैं। सो इन जनरल मतलब जो भी लोग रहते हैं गाँव वगैरह में, तो उनसे देखिए मतलब मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है, गाँव में जो लोगों का कनेक्शन होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो मेरे घर पे जैसे क्या नाम है, जब मेरे घर पे सिलेक्शन हुआ तो ऐसे नहीं किसी को, मतलब मैंने ये फ़ील किया कि ऐसे लग रहा था कि मतलब गांव के हर बेटे का सिलेक्शन हुआ है। तो वो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, जिसमें लाइक कि आप केवल अपने घर के लिए नहीं स्पेशल फील करते हो, आप पूरे गांव के लिए स्पेशल फील करते हो। तो आप उनको रिप्रेजेंट करते हो और उससे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मोटिवेट होते हैं और आगे कुछ करना चाहते हैं। सो मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि मतलब जैसे मतलब ना कि केवल मेरे एरिया के बच्चे, हर जगह के बच्चे जो भी अगर मोटिवेट हो सकें और कुछ अच्छा कर सकें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अपने गांव के लिए आप सिलेक्शन के बाद कोई मोटिवेशन प्रोग्राम वगैरह अपने आसपास के गाँवों में? जी, जैसे मतलब चीज़ें थोड़ी-सी देख के कर, मतलब हम लोग ज़्यादा बहुत कुछ करना नहीं चाहते थे क्योंकि कोविड का इशू था। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, बट बहुत छोटे लेवल पे मतलब थोड़ा बहुत बच्चों से इंटरेक्शन था, बात वगैरह कर ली थी, बट कोई बहुत बड़े लेवल पे ऐसा कुछ किया नहीं क्योंकि कोविड का प्रॉब्लम था। तो कोई जैसे लाइब्रेरी वगैरह का कोई प्लान फ्यूचर के लिए गांव में कुछ हो जाए? आप आरसीए में हैं, आपने कहा कि यहाँ पे एक अलग ही माहौल है, तो क्या पॉसिबल है कि हर जगह आरसीए नहीं हो सकता, तो गाँव में छोटे छोटे क्या माहौल दिए जा सकते हैं? जैसे कई लोग कर रहे हैं जो आईएएस में इस बार सेलेक्ट हुए हैं यूपीएससी में, उनमें कई कैंडिडेट ने अपने गाँव में लाइब्रेरी वगैरह खुलवाई हैं अभी फ़ौरन, तो इस तरह की चीज़। जी, अभी तो मैंने इस रिगार्डिंग कुछ सोचा नहीं है, मतलब अब आगे इंशाल्लाह एक बार थोड़ा सा कुछ जाएंगे, जब सर्विस में स्टार्ट करेंगे फिर उस हिसाब से कुछ किया जाएगा। तो अभी तो कुछ उसके रिगार्डिंग सोचा नहीं है। आप वही फैमिली के बारे में जानना चाहेंगे? फैमिली मेरी मतलब हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, संत कबीर नगर से। सो मेरे डैड मोस्टली मतलब एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहते हैं और अभी रिसेंटली एक छोटी सी दुकान खोली है। सो यही चलता है। और मॉम एज़ यूजुअल मतलब वो हैं हमारी होम मेकर हैं, जो कि घर का देखती हैं, सब कुछ घर की पूरी जिम्मेदारी देखती हैं। और भाई वगैरह भी हैं जो कि तैयारी करते हैं और बहन भी है, पढ़ाई कर रही है। आप कौन से नंबर पे हैं? मैं चौथे नंबर का हूँ। तो जो बड़े भाई हैं वो सब क्या करते हैं? मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। आप सबसे बड़े हैं, तो बाकी छोटे तो अब पढ़ ही रहे होंगे, सिंपल सी हाँ, बात। अभी पढ़ रहे हैं जी। तो ये थे आकिब भाई, जो आरसीए में रहकर फिर से कोशिश कर रहे हैं कि आईपीएस तो उन्हें मिल ही गया है, बट वो आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग मोटिवेट हों आकिब भाई जैसे लोगों से, जो आईपीएस मिलने के बाद भी अभी उनका सफ़र जो है वो थमा नहीं रहे हैं, उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं और उड़ना चाहते हैं। आप भी और उड़िए और देखते रहिए जावेदीन क्लिक, ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे।